वशिष्ठ साहब और पंकज जी मेरे साथी दोनों बैठे हैं। आज का विषय मुझे कहा गया है कि अनुसूचित जाति वर्ग। मैं जिस तरह से मोदी जी की नीतियां लोकप्रिय हो रही है, प्रभावी हो रही है, इस विषय पे विचार रखना है। देखिए, मैं एक थॉट जो कभी बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब ने दिया था, उससे मेरी बात शुरू करूंगा। वो संविधान सौंपने के ठीक एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बोल रहे थे कि 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसे कंट्राडिक्शन सिस्टम में प्रवेश करेंगे। कंट्राडिक्शन शब्द इसलिए यूज किया, विरोधाभासी व्यवस्था में प्रवेश करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में हमें समानता होगी, एक वोट एक मूल्य, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता होगी। इसको कौन दूर करेगा? कांग्रेस के बहुत लोगों ने शासन किया, अनुसूचित जाति वर्ग के वोट भी लिए, SC ST के भी वोट लिए, लेकिन जो बाबा साहब चेतावनी देके गए थे उस पर चिंतन नहीं किया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं और वो शुरुआती दिनों में कहने लग जाते हैं, इस देश में कितने गांव हैं जिनमें बिजली नहीं पहुंची अभी। हम सब लोग वेंकैया नायडू जी की अध्यक्षता में कमेटी बनती है, अध्ययन करते हैं। हमने समझा ये क्यों करा रहे हैं, तो पता चला कि जो बाबा साहब चेतावनी देके गए थे उसकी पूर्ति करने का बोला समय अब आया है। जहाँ जहाँ असमानता है मैं समानता लाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी जी का सोच है। आप देखिए, ठीक है बिजली आई होगी, बाकी सब गाँव में आई होगी, लेकिन 18,000 छूट गए, उसमें कोई चिंतन नहीं कर रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने सोचा भी एक गांव में बिजली है, एक गांव में बिजली नहीं, ये असमानता है, ये ठीक नहीं है। फिर आप देखिए PM आवास योजना आई। गांव में लोग रहते हैं कुछ, एक के कच्चा मकान, एक के पक्का मकान, असमानता का भाव रहता है। तो PM आवास इतनी बड़ी मात्रा में स्केल भी बढ़ाया, स्पीड भी बढ़ाई। शौचालय जैसी छोटी चीज़ का भी जिक्र उन्होंने लाल किले की प्राचीर से किया और 10 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा, जो अब 11.5 करोड़। मैं ये कुछ योजनाएं गिना रहा हूँ, वो इसलिए गिना रहा हूँ कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में समानता का भाव अनुसूचित जाति वर्ग में नरेंद्र मोदी जी ने पैदा किया, प्रभावी बनाया। इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग का आदमी ये कहने लग गया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ठीक है। वो ये भी कहने लग गया कि BJP की सरकार ठीक है। इसलिए दलित स्टडी सेंटर, जो हमारा सेंटर नहीं है, इट इज़ ए अपेक्स बॉडी ऑफ द दलित स्टडी, जितने भी सेंटर है उनका, वो कहते हैं कि 2014 में दलित समाज के 36% वोटर्स जिन्होंने वोट कास्ट किया, उसमें 36% नरेंद्र मोदी जी को पसंद किया। 2019 में वो कहते हैं 39% दलित समाज के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को पसंद किया। मतलब गरीब कल्याण की उनकी योजनाएं अनुसूचित जाति वर्ग में, अनुसूचित जनजाति वर्ग में प्रभाव पैदा कर रही है। और यही कांग्रेस की प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि हम तो देश में हाशिए पे आ गए। 2023 का चुनाव राजस्थान में है और दलित वर्ग समझने लग गया। 2024 का चुनाव फिर हमारे सामने है। तो हमारी जो योजनाएं हैं वो नीचे तक पैठ पहुंचा रही है, चाहे PM आवास हो, चाहे शौचालय हो। मैं आर्थिक दृष्टि से बात करूं तो मुद्रा ने भी अपनी पैठ बनाई है। मैं स्टैंड अप इंडिया की बात करूं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जितनी भी बैंक की ब्रांचें हैं
वो एक SC/ST के एंटरप्रेन्योर को लोन देगी 10 लाख से 1 करोड़ स्टैंड अप इंडिया, और एक महिला को लोन देगी। तो जो ऐसा वर्ग था जो जिसको लोन कम मिलता था, बैंकों ने भी उसमें रुचि दिखाई और स्टैंड अप इंडिया योजना को भी सफल किया। वेंचर कैपिटल एक अलग प्रोग्राम जो 10 लाख से लेकर के 15 करोड़ तक जाता है। कंपनी बनाओ, एक्सपोर्ट करो, किसी काम में लगो, और वेंचर कैपिटल के माध्यम से डेडिकेटेड लोन आपको मिलेगा। जैसे कोई बिजली की लाइन होती है डेडिकेटेड, ये गांव में जाएगी, इंडस्ट्री एरिया में जाएगी, ऐसे उन्होंने IFC को कहा, इनिशियली कहा 200 करोड़ रुपए का फंड दिया, आगे भी बढ़ गया। तो ऐसी कुछ सफलतम योजनाएं, बहुत इंटरप्रेन्योर भी ऐसी समाज के बन रहे हैं। तो ये जो तेज़ी से काम किया है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही किया है, और ऐसी समाज अब ये चीज़ को समझने लग गया है। आपने देखा होगा कि नीति आयोग के आंकड़े जब ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में पर कैपिटा इनकम बढ़ी और 13.5 करोड़, ये बड़ा आंकड़ा है। 13.5 करोड़ ऐसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। ये सब इन योजनाओं के माध्यम से जो योजनाएं पहुंची। आकांक्षी जिले, कौन से जिले जिनमें विकास कम हुआ, गरीब लोग ही रहते थे, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लोग ही ज्यादा रहते थे, उनका चिन्हीकरण किया, कोई भेदभाव नहीं किया। तो मेरा आपके माध्यम से आज कहना है कि अनुसूचित जाति का वर्ग अब नरेंद्र मोदी जी को पसंद करने लग गया है, और इसका असर कई चुनाव में नजर आया। कुछ चुनाव में कोई किसी स्टेट की कोई राजनीतिक परिस्थितियां अलग बनी, लेकिन SC/ST का वोट नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के अधिक हमें मिलने लग गया। वही प्रॉब्लम उनको, कांग्रेस को हो रही है। आज आपने देखा होगा कि हमारी ज्वाइनिंग का ये आज प्रोग्राम था, तो हमारे इतने सीनियर लोग अलग अलग समाजों के, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के समाजों का बाहुल्य था, यहाँ आज जिन्होंने ज्वाइन किया। बड़े बड़े लोग जो अपने समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हमें बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के शासन में अभी राजस्थान में डेवलपमेंट रुक गया है, गवर्नेंस गायब हो गया है। खाली एक ही काम है कि हम कुर्सी कैसे बचाएं, और वो सरकार तुष्टीकरण की नीति पे चल रही है। जो मेरे आज एक बहुत सीनियर अधिकारी जिन्होंने ज्वाइन किया, मैंने बात की, मैंने कहा आपको हम पहले भी कह रहे थे, लेकिन अब कैसे प्रभावित हुए? उन्होंने कहा कोई काम ही नहीं हो रहा है, और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान SC/ST वर्ग को होता है। PM आवास की राशि अटक जाती है, शौचालय की UC का प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं कोई स्कीम आती है उसमें डाइवर्जन हो जाता है। तो वो जब डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस अटकता है तो उसका सीधा असर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें तो अब हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, तो डबल इंजन की सरकार चाहिए। इसलिए हमें मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के आज बीजेपी ज्वाइन की। मुझे इतना ही कहना था, बाकी आपके जो सवाल होंगे उनके जवाब देने का मैं प्रयास करूँगा। जी ने पूरी बात बता दी, मामला कोर्ट में है, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चाहे कोई भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो जी, कानून अपना काम करेगा और करेगा कानून का। प्रधानमंत्री जी का भाषण था, उसमें गहलोत जी का स्पीच नहीं हो पाया। तो कहाँ पे? जो सीकर में जो कार्यक्रम हुआ था, जब उनका सीकर के कार्यक्रम की बात कर रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना अशोक जी की। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? मैं मानगढ़ धाम में था, मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री जी थे, वो भी अभी कोई पुरानी बात नहीं है। 1 नवंबर 22 अशोक गहलोत जी को याद करा रहा हूं मैं, डेट भी। उनका भाषण नहीं हुआ था क्या? ऐसा नहीं होता जी, वो तबीयत ही ठीक नहीं थी उनकी, वो आए नहीं। अच्छा, दौसा में भाषण हुआ ना अभी थोड़े दिनों पहले, तो नहीं हुआ था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, वो राजनीति कर रहे हैं। वो क्या है कि हर चीज की राजनीति करने लगे।
कल देश ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया। अब यार भाई देश के नेतृत्व को दे दो धन्यवाद, वैज्ञानिकों को दे दो, लेकिन कहाँ से उठा के लाए कि चंद्रयान जो है नेहरू जी ने शुरू किया, चंद्रयान आप देखो ना सोशल मीडिया पे झूठ बोल रहे हैं, इंदिरा जी ने शुरू किया, इसरो ठीक है शुरू किया, चंद्रयान तो अटल जी ने शुरू किया। भाई इतना झूठ तो मत बोलो। अर्जुन जी इनके मंत्री एक कल इनके मंत्री बोल रहे थे, एक मंत्री का बयान आया, वो यात्री ऊपर गए हैं, यात्री बोल रहे थे वो। यात्री अरे पता ही नहीं है कि उनको चंद्रयान था यार, क्या कर रहे हैं सर? अर्जुन जी, हाँ वो भी एक विषय बना था सोशल मीडिया में। अर्जुन जी, अब आप बताइए। राजस्थान से सांसद हैं और भारत सरकार से कानून मंत्री हैं। आज महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है राजस्थान में, किसी से छुपा नहीं है। क्या भारत सरकार के पास कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो महिलाओं को सुरक्षित करा सके, या फिर आगे की सारी बागडोर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रही? देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक नया कंसेप्ट दिया, आपने भी सुना होगा, वुमन लेड डेवलपमेंट। ये महिलाओं को ही तो सुरक्षित कर रहा है, एम्पावर्ड कर रहा है। और ये हमारे हम मंत्री परिषद में भी, मंत्रिमंडल में भी सुनते हैं कि जो बाबा साहब ने एक बार कहा था कि कौन सा समाज उन्नत है, तो उन्होंने कहा कई पैरामीटर होंगे, लेकिन वो पैरामीटर मानता हूं कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। ये प्रधानमंत्री जी का सोच है कि हमें डेवलपमेंट के, गवर्नेंस के हर जगह हमें महिलाओं का वुमन लेड डेवलपमेंट किया और आगे बढ़ना चाहिए। सर आप तो देश के कानून मंत्री है सर, इधर पीवी नरसिम्हा राव को बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री माना गया और कह रहे हैं क्या हरिशंकर अय्यर ने नरसिम्हा राव उनके बारे में क्या कही थी उन्होंने, तो पता नहीं क्या कहा क्या। सर मैं एक लाइन कोट करता हूँ और उसके बाद देश के कानून मंत्री से ये सवाल है, लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव डाला जा रहा है, संविधान खतरे में है, ये अशोक गहलोत जी का कहना है। कानून मंत्री है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है सर? वो प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेकर के भी कहते हैं। अब आप सुनो, आपको मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, कोई ऐसा मुख्यमंत्री ढूंढना, कोई, जब संविधान लागू होने के 50 साल पूरे हुए थे तो हाथी पे संविधान की सवारी निकाल करके कोई मुख्यमंत्री चला तो नरेंद्र मोदी जी चले। कौन सा संविधान खतरे में? 2019 में जब वो वापिस आए, शपथ लेने से पहले संविधान को नमन किया। अच्छा, कांग्रेस ने कितने अमेंडमेंट किए थे संविधान में, हमें पता है। और हमने क्या किया? ये झूठ फैला करके वोट की राजनीति इस स्तर पे ठीक नहीं है जी। दो चीजें फैलाते हैं, संविधान खतरे में, संस्थाएं खतरे में। कौन सी संस्थाएं थी? कौन सी संस्थाएं बताओ, तो नाम तो लो। जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, सुप्रीम कोर्ट में सारे सिस्टम को फेल कर दिया, अखबारों पे ताले लगा दिए, वो संस्थाएं खतरे में बात कर रहे हैं। मैं कानून मंत्री के नाते कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, और संविधान की जितनी भी संस्थाएं, उनका सबसे ज्यादा मान सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री, इसीलिए लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री जी। लाल सिंह जी, जी मैं अभी उस कार्यक्रम में भी था जहाँ आपने संबोधन दिया है, वहाँ दो बड़ी बात आपने कही थी। एक तो ये कि अम्बेडकर अपने बल पर मंत्री बने थे, ना कि कांग्रेस ने बनाया था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। उसके साथ में अनेक सवाल भी है। उसके साथ आपने ये भी कहा था कि कांग्रेस कहती है कि पहला हक संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कोट है। कंप्लीट सर। लेकिन इन दोनों घटनाओं के बावजूद भी क्या वजह है कि दलित वोट बैंक को आज भी अपना वोट बैंक समझते हैं भाजपा में? नहीं, वो समझते हैं, अब दलित उनको वोट नहीं देता जी। मैंने यूपी में देखा है और जगह भी देख रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में दलित समाज के जो वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी की और आकर्षण हो रहा है। उसका बड़ा कारण है बाबा साहब का सम्मान, क्योंकि बाबा साहब का सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया जी। 52 का चुनाव कांग्रेस ने हराया, 53 का चुनाव में वो बाई इलेक्शन भंडारा से लड़े, तब भी कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया, हराया। उसके बाद जो मैंने कहा वो इसमें एकदम हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 2 अगस्त 1946 को इस देश में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। 15 आदमियों के नाम मांगे जाते हैं, वो 15 की लिस्ट भी आपको भेज दूंगा। उसमें दलित समाज का एक कोटा होता है, उसमें जगजीवन राम जी का नाम होता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं होता है। तब दलित समाज के बहुत से लोगों ने
टेलीग्राम दिए एटली जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के कि ये गड़बड़ हो गई, डॉक्टर अंबेडकर हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, मंत्रिमंडल में इनको बनाना चाहिए। उन्होंने नेहरू जी से पूछा कि आपने कोटा 1 किया, जगजीवन राम जी ठीक है। इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं चाह रहे थे। जब वो तार गए तो वो मिलने गए प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने अपने व्यू रखे कि हमारी इतनी पॉपुलेशन है, हम ये है। तो उन्होंने देखा कि जगजीवन राम जी को हटा देते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को बढ़ा देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर महान थे, उन्होंने कहा नो, मैं किसी को हटा करके मंत्रिमंडल में स्थान लेने के लिए नहीं आया हूं, मेरा काम ये नहीं है। मैं आपको ये बताना आया हूं कि दलित समाज की जनसंख्या कितनी है और रिप्रेजेंटेशन कितना होना चाहिए। तब एटली के समझ में आया और उन्होंने कोटा 1 की बजाय 2 किए। ये इतिहासों में दबा दिया गया। और हमारे अशोक गहलोत जी भी बोल देते हैं, आपके सामने भी, आप भी मान लेते हो कि कांग्रेस ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मंत्री बनाया। नहीं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आर्ग्यू करके गए, वहां आर्ग्यू के और लंदन से मंत्री बनकर गए। साल भर बाद, साल भर तक जगजीवन राम जी मंत्री थे। 47 में अम्बेडकर साहब बाद में बड़े, 2 मंत्री रहे बाद में। विष्णु जी, समाज है कि दोनों ही पार्टी वोटों के पीछे राजनीति नहीं है। नहीं, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं जी, हम उनको सम्मान दे रहे हैं जी। अगर किसी का कच्चा घर है, हम पक्का दे रहे हैं तो सम्मान कर रहे हैं ना। किसी के पास शौचालय नहीं, शौचालय दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, इम्पावर्ड कर रहे हैं। किसी के लाइट कनेक्शन नहीं, हम कनेक्शन दे रहे हैं, इम्पावर्ड कर रहे हैं। किसी के पास गैस नहीं है, गैस दे करके इम्पावर्ड कर रहे हैं। जब इम्पावर्ड कर रहे हैं तो उनको फील होता है कि नहीं, हमारे लिए शासन ठीक है, इसलिए वो हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। अर्जुन जी, मणिशंकर ने कहा है कि जो राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के शिलान्यास या ताले खुलवाने का काम किया था, मुझे लगता है कि वो शिलान्यास गलत था और मैं उस चीज को आज महसूस कर रहा हूँ। और दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे वो हिंदूवादी थे, सांप्रदायिक। देखिए, मैं मणिशंकर अय्यर जी को इतना, मुझे लगता नहीं मैं इतना सीरियस लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी पाकिस्तान में जाकर के क्या क्या बोला। वो मुझे लगता है ठीक स्थिति, मन स्थिति में नहीं है, इसलिए उनकी बात पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता। राजस्थान में दलितों के हालात हैं, SC ST के साथ असेंबली स्तर पर एक कमेटी का गठन कर दिया, कर्नाटक की तर्ज पर जीतने का प्लान है। इस पर क्या कहेंगे, क्या ये सक्सेस होगा? सब राज्यों की परिस्थितियां अलग अलग होती है जी। मैं भी फील्ड में ही हूँ और वो भी फील्ड में ही है। हम शासन में आएंगे जी, 100% आएंगे। आप भी जब रिजल्ट आवे तो हम यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शासन में आएंगे जी 100%, वो चाहे कुछ भी करे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है 4 साढ़े 4 साल तक। उन्होंने एक पॉलिसी तो अपनाई है, वो है तुष्टीकरण की। दूसरी पॉलिसी अपनाई कि हमारी कुर्सी कैसे बचे। इसके अलावा वो ज़्यादा काम नहीं कर पाए, इसलिए फील्ड में नाराजगी है। और जो ये अधिकारी वर्ग आ रहा है, वैसे थोड़ी आ रहा है, वो समझ रहा है कि काम नहीं हो रहा है। कमेटी बनाई है, इससे फायदा मिलेगा वोट को? वो उनका इंटरनल मामला, उसमें मुझे कोई कमेंट नहीं करना। पायलट साहब ने कहा है कि बीजेपी जो है वो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रही है। आज किसान सम्मेलन में उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाया। 47 में किसने लड़ाया जी? डायरेक्ट एक्शन डे किसने कराया जी? लड़ाने का काम कांग्रेस करती आई है, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने फॉलो किया ईस्ट इंडिया कंपनी को। हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। सीएम गहलोत इशारा में कह चुके हैं कि पीएम की रैली में जो सीटें खाली रहती है, कहाँ पे? कुर्सियां खाली रहती है, उसके कहीं पे खाली नहीं रहती है जी। पीएम कहीं ना कहीं जो राज्य लोग मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को उम्मीदवार नहीं घोषित कर रहे हैं, वो एक बड़ी वजह है। कहाँ कौन सी जगह खाली रहती है जी? पीएम की सभा में इतनी भीड़ रहती है जो आप पूछ रहे। मैं तो अभी बीकानेर की 8 जुलाई की मीटिंग करके आया हूँ, दोनों पे भी लोग खड़े थे, हर जगह देख रहा हूँ जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री को अगर उम्मीदवार नहीं तो बीजेपी जीत नहीं पाएगी। वो अपने कांग्रेस के अपना काम करे जी, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। आज एक नई शुरुआत की है, कमियों को छोड़ के आपने समानता और असमानता की बात शुरू की। आपका जो संकल्प पत्र आएगा, उस संकल्प पत्र यस, ये बिल्कुल असमानता के भेद को आप हम समानता की ओर ही बढ़ेंगे। और जहाँ जहाँ असमानता है, जहाँ जहाँ जिस वर्ग में, हम समानता की ओर बढ़ेंगे। इवन हम तो आपसे भी सलाह लेंगे उसमें। अच्छा सवाल किया आपने कि जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा, जिसको हमने संकल्प पत्र नाम दिया है, उसमें हम आपसे भी एक बार एक दिन बैठेंगे आपके साथ। सामाजिक काम करने का तो उनको अधिकार है ना, रिटायरमेंट के बाद। बीजेपी में भी आप लोग लोक सेवक आकर के इस पार्टी को भी एक मिनट
मैं कह रहा हूँ सामाजिक काम करने का तो उनका अधिकार है। कोई हमारे टेक्निकल काम करेगा, जैसे रेलवे की कोई प्रॉब्लम है, रेलवे का अधिकारी आएगा तो रेलवे की कोई ब्रिज कैसे बनेगा, कितने दिनों में बनेगा, हमें रिपोर्ट देगा तो अच्छी बात है ना। सामाजिक काम तो करने दो उनको। नहीं, ये देखिए, आज भी अरुण सिंह जी ने कहा कि ये बिना शर्त ज्वाइनिंग है। आज कहा ना अरुण सिंह जी ने, शर्त कोई नहीं है जी। ये संकल्प पत्र समिति की पहली बैठक में किरोड़ीलाल मीणा नहीं आए थे, तो क्या कोई नाराजगी है अगली बैठक में? नहीं, वो और किसी काम में बिजी थे। 2 लोग नहीं आए, एक किरोड़ीलाल जी मीणा नहीं आए, एक प्रकाश माली नहीं आए। दोनों की पूर्व सूचना थी कि हम पहले से हमारे किसी काम में बिजी हैं, अगली बैठक में जरूर आएंगे। सर, अशोक गहलोत जी हर चीज फ्री दे रहे हैं, बार-बार में इस तरह की कोई घोषणा करेंगे कि जनता को हम एम्पावर्ड करेंगे, हर वर्ग को सक्षम बनाएंगे। जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी सपना था ना, एबल बनाओ, कैपेबल बनाओ, जरूरत ही नहीं पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।